वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस की, तो हमारी सेहत का दारोमदार ना मौसम पर भी होता है और आपको पता है मौसम अंगड़ाई ले रहा है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और जब भी सर्दी का जिक्र किया जाता है तो हमारे जहन में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स का ख्याल उमड़ आता है। और सर्दी का मौसम अपने साथ ड्राई फ्रूट्स, खाबों और मजे मजे के फलों की बहार लेकर आता है, जो ना सिर्फ खाने में बड़े मजेदार होते हैं बल्कि अफादियत में भी बेमिसाल होते हैं। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी नेमत है जो सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। मुनासिब मकदार में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कहते हैं कि हर मौसम में बेहतरीन नताइज दे सकता है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर हर रोज आधी मुट्ठी के बराबर खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, मूंगफली वगैरह शामिल होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए ना तो मुख्तलिफ बीमारियों के बायस जल्द अमवात का जो खतरा है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन इन ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मौसम सरमा में किन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकता है और इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इरज अली हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर इरज, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इरज, सबसे पहले तो बताइए ड्राई फ्रूट्स, इसमें बड़ी एक मिथ मेरे ख्याल से कंसिडर की जाती है कि जब भी सर्दियां आएंगी तो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए। तो पहले तो इस मिथ के बारे में बताइए कि क्या सर्दियों से ही इनको मंसूब कर देना चाहिए या सर्दियों में ही खाना चाहिए या गर्मियों में भी हम इनको खा सकते हैं? जी, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स तो ऐसे ही हमारे पास न्यूट्रिएंट रिच होने के साथ साथ डिलीशियस ऑप्शन है स्नैकिंग मील के लिए कि हम इसको स्नैक मील में इंक्लूड करते हैं। तो ये ना सिर्फ हम विंटर्स में लें, मतलब ये तो एक मिथ ही बनी हुई है एज अ डाइटिशियन। अगर मैं आपको बताऊं कि हम विंटर्स में इंक्लूड करेंगे नट्स को, विंटर्स में ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इससे गर्मी हो जाती है टेक करने से। तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है, क्वांटिटी में इसकी मैटर करती है कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। हम इसको बिल्कुल समर्स में भी ले सकते हैं, बल्कि मैं अपने पेशेंट्स को डाइट प्लान बनाते हुए जरूर रिकमेंड करती हूँ समर्स में भी कि आप जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें ये सारे ड्राई फ्रूट्स। और इनकी भी क्वांटिटी स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है कि कौन से ड्राई फ्रूट्स आपने कितनी क्वांटिटी में लेने। तो अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए बैलेंस अमाउंट में लेंगे तो ये आपको बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ना समर्स में और ना ही विंटर्स में। अच्छा जी, मतलब बादाम का मैंने सुना है कि वो खा लेते हैं, गर्मियों में भी खा लेते हैं या उनको भिगो के रखते हैं तो सुबह निहार में उसको खा लेते हैं, उसका छिलका उतार के। बाकी ड्राई फ्रूट्स के बारे में यही ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि जनाब ये जो है सर्दियों में ही खाना चाहिए क्योंकि इससे गर्मी भी हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। बादाम तो हम कहते हैं बहुत इजीली अवेलेबल ऑप्शन है ना हमारे पास, कि हम कहते हैं कि और कोई नट्स नहीं हमें मिल रहे तो बादाम तो जरूर लेने हैं ना। तो बादाम के साथ साथ अगर हम बाकी नट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, अगर समर्स की हम बात कर लें या विंटर्स की बात कर लें कि जैसे मिथ आपने कहा कि बनी हुई है, सारे लोग यही समझ रहे होते हैं कि नहीं हम समर्स में नहीं खा सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप 1 हैंडफुल ऑफ नट्स लें पर डे, चाहे समर्स हो या चाहे विंटर्स। आपने 1 हैंडफुल ऑफ नट्स लेने, या आप मिक्स नट्स की फॉर्म में ले सकते हैं या सेपरेटली आप आमंड्स, पिस्ता हो गए और कैश्यू नट्स, डिफरेंट इतनी ज्यादा वैरायटीज ड्राई फ्रूट्स में है कि हमें लेते हुए डिलीशियस ऑप्शंस हम अपने टेस्ट बर्ड्स के लिहाज से चूज कर सकते हैं। अब 1 फुल ऑफ हैंड का क्या मतलब है कि पूरा भर लें? मतलब यहाँ पे ऐसे भी है ना कि उनको कह दिए कि एक मुट्ठी आपने खानी तो पूरी भर लेंगे और उसमें भी बहुत ज्यादा मिकदार आ जाती है। तो क्या आप बताएंगे कि कितनी हमारी मुट्ठी में भी कितना आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि कभी भी अगर मैं कह रही हूँ ना कि 1 हैंडफुल ऑफ आपने नट्स लेने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने हाथ जितने नट्स लेने। मतलब अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों के लिए इतने ज्यादा ये न्यूट्रिएंट रिच है, अगर हम कह रहे हैं कि उनको हम जंक फूड की तरफ लेके जा रहे हैं तो जंक फूड के बजाय जितना प्रोटीन कंटेंट उनको वहां से मिलना है, जितना फैट कंटेंट उनको वहां से मिलेगा, तो हेल्दी फैट क्यों नहीं हम बच्चों को दे रहे कि उनको, क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है, काफी देर तक फुलनेस फील होती है बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, ओल्डर पीपल के लिए। तो हम उनको नट्स ही क्यों नहीं दे रहे कि उनका प्रोटीन पार्ट, फाइबर कंटेंट ये सब पूरा हो। और अगर बच्चे ले रहे हैं तो वो अपने हैंडफुल ऑफ नट्स लेंगे जितनी उनकी फिस्ट में पूरा आ जाए, इतने नट्स उन्होंने लेने। जो हर इंसान अपनी फिस्ट का साइज देखते हुए नट्स लेगा पर डे।
ये होती है स्पेसिफिकली आइडियल क्वांटिटी जो एज अ डाइटिशियन मैं किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को रेफर करती हूँ या रिकमेंड करती हूँ कि आपने एक हैंडफुल ऑफ नट्स अपने हाथ के हिसाब से लेना है। ऐसे नहीं करना कि अगर मम्मा ने अपने हैंडफुल ऑफ नट्स आपको दे दिए, छोटे बच्चे का इंटेक ज़्यादा हो गया, फिर वो क्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम इसलिए समर्स में नहीं लेते या इसलिए हम विंटर्स में नहीं लेंगे कि हमें गर्मी हो जाती है या इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ इशू आ रहा है। तो स्पेसिफिकली क्वांटिटी का ज़रूर हमने ध्यान रखना है कि हमने कितने लेने हैं। अच्छा, अब स्पेसिफिकली एक एक करके सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन पर आ जाते हैं कि इनसे हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या इनकी इफादियत क्या है। तो बादाम से ही शुरू कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें इसके बारे में हमें पता भी है, लेकिन जो देखने वाले हैं उनको बताइए, बादाम से शुरू करते हैं कि इसमें से क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। जी जी जी, अगर हम बादाम की बात करें तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ईजिली अवेलेबल ऑप्शन है आपके लिए। ये हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है। स्पेसिफिकली आप अपने बच्चों को दें। जो बहुत आइडियल रेंजेस है ना, वो मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे लें और ओल्डर पीपल बादाम पे ज्यादा फोकस करें। इसके अंदर हेल्दी फैट होगा जो आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, क्योंकि एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, सारे दिन के बॉडी फंक्शंस को रन करने में हेल्प करेगा। बच्चों की, क्योंकि आपको पता है एक तो ग्रोइंग एज होती है, दूसरा उन्होंने लर्निंग करनी होती है। स्कूल गोइंग बच्चों की अगर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो आमंड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आमंड्स की भी यहाँ पे क्वांटिटी वही होगी जैसे मैंने हैंडफुल ऑफ नट्स का कहा है। तो अगर अब यहाँ पे फिर ये कंफ्यूजन आ जाती है कि ऐसे नहीं करना कि अगर आप आमंड्स हैंडफुल ऑफ नट्स ले रहे हैं, साथ मिक्स नट्स भी हैंडफुल ऑफ ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपने पर डे 1 हैंडफुल ही लेना है। ये अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप सेपरेटली अकेले आमंड्स ले रहे हैं या मिक्स नट्स ले रहे हैं। तो ये आपकी, बल्कि बच्चों की ग्रोइंग एज के लिए, उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए, उनको लर्निंग करने में हेल्प करेगा कि बहुत जल्दी उनको, अगर उनका कोई भी सब्जेक्ट वे में हम कहें कि उनकी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो वो उनको हेल्प करेगा, दिमाग को तेज करता है कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है कि 7 बादामों का भी बड़ा मैंने सुना है कि 7 बादाम खाने चाहिए रोजाना की बुनियाद पर। इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये अगर हम कहें ना कि स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि 7 आमंड्स ही आपने लेने हैं, तो ये हम इसको मिथ कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मैं किसी को भी रिकमेंड करूं कि आप सिर्फ 7 ही लेंगे। मैं कैसे किसी को कह सकती हूँ कि आपने सिर्फ 7 ही लेने हैं? यानी कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स, आपकी बॉडी नीड्स, आपकी बॉडी में किस चीज की डेफिशिएंसी कितनी अमाउंट में पाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वांटिटी मेंशन कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपके लिए 7 आपको आपकी हेल्थ में अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं तो मेरे लिए भी 7 इंपॉर्टेंट हो। तो ये थोड़ा सा है कि अगर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि मुझे 10 to 12 आमंड्स पर डे लेने और आपने 7 लेने हैं। सही। तो हर बंदे की वेरी करता है बॉडी के ऊपर कि उसको कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, बादाम अगर खाने हैं तो छिलके के साथ खाने चाहिए या बगैर छिलके के खाने चाहिए? अच्छा, बादाम अगर आप बिल्कुल छिलके के साथ भी ले रहे हैं ना तो भी आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वैसी की वैसे ही मिलेगी। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू छिलके के साथ और छिलके के बगैर दोनों में आपको न्यूट्रिएंट रिच आमंड्स ही मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर हम कहें कि हमने वैसे आमंड्स खा लिए, छिलके नहीं उसके उतारे, तो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पे एक बात इस तरीके से है कि अगर हम उसको सोक करके छिलके उतार के लेंगे तो फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। अच्छा। यानी उसकी न्यूट्रिएंट्स इनरिच, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट पाया जा रहा है, प्रोटीन कंटेंट पाया जा रहा है, तो आपकी बॉडी में इजीली जाके डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। अगर हम उसको सोक करके ले रहे हैं तो उसके बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल उसको छिलके के बगैर भी ले रहे हैं, छिलके के साथ भी ले रहे हैं, तो आपको न्यूट्रिएंट्स तो उसके वैसे ही मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं काजू पे, जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट ड्राई फ्रूट है। काजू तो सबका फेवरेट है। इसमें क्या क्या कौन कौन से कंटेंट मौजूद होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है? काजू के अंदर इतने अच्छे मिनरल्स पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है। इतने ज्यादा इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं और इतनी अच्छी अमाउंट में पाए जा रहे हैं कि अगर आप काजू ले रहे हैं तो आपको सारे दिन में, जिसे कहते हैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। कि अगर हम काजू की ही बात कर लें तो आप सारे दिन में अपने बॉडी फंक्शंस रन करने में इसको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कि अगर आप मिक्स नट्स की फॉर्म में भी ले रहे हैं ना तो भी इट्स फाइन कि आप मिक्स नट्स की फॉर्म में लें, लेकिन काजू को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आपकी हेयर हेल्थ को इंप्रूव करेगा क्योंकि इसमें जिंक और मैग्नीशियम पाया जा रहा है। तो आपकी, जिसे कहते हैं ना कि हमें क्रेविंग्स होने लग जाते हैं कुछ चीजों की। अगर हम डाइटिंग पे भी होते हैं तो हमें क्या हो रहा होता है कि हमें मीठे की क्रेविंग हो रही है, हमने कुछ ना कुछ जरूर खाना होता है, हमें थोड़ी देर में भूख लग रही होती है, स्नैक मील्स में हम देख रहे होते हैं कि हम क्या लें। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि आप काजू इंक्लूड करें। ये काफी देर तक आपको फुलनेस फील करवाएगा। कि काफी देर तक आपको फुल फील होगा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे आपने फुल कंप्लीट मील ले लिया। तो काजू का इंटेक आपके लिए फुलनेस फील करवाने में हेल्प करेगा।
अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि ये काजू की भी एग्जाम मिलती है, मतलब हमें फ्राइड काजू भी मिलता है और नॉन फ्राइड मिलता है, ड्राई फ्रूट में भी, तो कौन सी ज्यादा खाना चाहिए हमें? बेहतर ये है कि अगर आप ड्राइड फॉर्म में ले रहे हैं ना, अगर हम देखें काजू को भी तो सॉल्टेड फॉर्म में भी पाए जा रहे हैं, तो किसी भी नट्स को ना मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगी कि आप उसको सॉल्टेड फॉर्म में लें, क्योंकि हम सॉल्टेड फॉर्म में ले रहे होते हैं बगैर ये जाने कि हमें कितना इंटेक जरूरी है सोडियम का। इस वजह से हमें क्या होता है कि सोडियम का इंटेक बढ़ जाता है और इश्यूज आने लग जाते हैं, हमारी स्किन खराब होने लग जाती है। तो हमें रीजन नहीं समझ लग रही होती कि अच्छा हमने तो काजू ही खाए थे, लेकिन क्या रीजन आ रही है, लेकिन उसमें सोडियम इंटेक इतना ज्यादा हम ले रहे हैं। मुझे भी वैसे सॉल्टेड ही पसंद है, इसलिए अब मुझे जरा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आगे अखरोट पे चले जाते हैं। अखरोट के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो हमें खानी चाहिए और कितनी अमाउंट उसकी होनी चाहिए? अगर हम अखरोट की बात कर लें ना यहाँ स्पेसिफिकली, तो अखरोट का मैं आपको ये कहूंगी कि बिल्कुल इसकी ज्यादा क्वांटिटी आप ना करें। अच्छा, अगर मैं हैंडफुल ऑफ नट्स स्पेसिफिकली कह रही तो इट्स फाइन कि आप आमंड्स ले लें हैंडफुल, आप काजू ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे अखरोट ले रहे हैं तो वो आप 2 से 3 अपनी डाइट में इंक्लूड करें। मतलब अगर आप मिक्स नट्स ले रहे हैं तो उसमें 2 से 3 आप इंक्लूड करें, इट्स फाइन। बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर फैट कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम ये कह लें कि वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको स्नैक मील्स में लाजमी, मेरी तरफ से तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, स्नैक मील्स में तो ज़रूर। तो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि अभी आप अखरोट का इंटेक इतना ज़्यादा ना करें, 2 से 3 करें, क्योंकि फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा है। फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वो फैट डेपोजिशन करेगा बॉडी में, आपकी बॉडी से फैट नहीं निकालने देगा, तो वो आपको फिर इशू होगा कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा इतनी जल्दी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सामना उनका करना पड़ सकता है। उसके बाद मूंगफली का भी ये आ गई है, एक तो उसका बता दें, दूसरा पिस्ता भी खाया जाता है, उसका भी हमें बता दें। जी जी जी, जो पीनट्स हैं वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है हमारी मार्केट में। पीनट्स तो बिल्कुल ऐसी ऑप्शन है कि हर कोई लेता है, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पीनट्स का ये इशू आ रहा था जब भी हम खाने लगते हैं हम बस खाते ही चले जाते हैं। मतलब ये एक डिलीशियस ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें पता नहीं चलता कि हमने इसका इंटेक कितना लेना है। ये हमें खाने के बाद ही नजर आ रहा होता कि ओह हमने इतने पीनट्स खा लिए, बहुत ज्यादा इंटेक हो गया। तो पीनट्स में भी आप स्पेसिफिकली ख्याल करें कि आपने, अगर यहाँ पे आप 1 हैंडफुल, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अगर आप ले रहे हैं ना, तो इस पीनट के मामले में मेरा ख्याल है ये कोई भी नहीं सुनेगा कि सिर्फ एक मुट्ठी हमने लेनी है। ये तो सर्दियां, जब कड़क की सर्दियां आती हैं, रजाइयों के अंदर, कंबल के अंदर बैठ के फिर जो पीनट्स खाई जा रही होती हैं, वो तो फिर उसका अलग ही मजा आता है। तो मेरे ख्याल से इससे लोग थोड़ा ना हमारे से इज्तिनाब भी करेंगे कि नहीं, इसका बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि पीनट्स की क्वांटिटी आप कम करें, तो उसके साथ आपने कम्बिनेशन फॉर्म में रेजिन्स लेने। पीनट्स के साथ आप कंबाइन करें रेजिन्स को, फिर आप इतना ज्यादा इंटेक नहीं करेंगे, आपकी क्रेविंग्स जल्दी खत्म हो जाएंगी और ये होगा कि आपको दोनों से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। पीनट्स का इंटेक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम नहीं कम कर सकते, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो अगर आप ले रहे हैं पीनट्स को 1 हैंडफुल या 1 कप अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि उससे आपको इनफ प्रोटीन मिलेगा, 40 ग्राम प्रोटीन तो आपको मिल जाएगा 1 कप पीनट से। तो उसके साथ आप उसको कम्बिनेशन फॉर्म में लेके रेजिन्स के साथ लें। तो जब आप रेजिन्स लेंगे तो आपकी क्रेविंग्स वैसे ही आपको सैटिस्फाई फील होगी। तो ये आप इसको थोड़ा सा कम्बिनेशन फॉर्म में पीनट्स प्लस रेजिन्स को लें। ऐसे ही बिल्कुल पिस्ता की बात आ रही थी, अगर हम पिस्ते की भी बात करें तो उसमें भी हम कहेंगे मैग्नीशियम कंटेंट इतना ज्यादा है कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड करें। ओल्डर पीपल जरूर लें जो उनको हेल्प करेंगे बाकी अपने बॉडी फंक्शंस को रन करने के लिए। मतलब जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उन सबके लिए खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो लर्निंग पोजीशन में होते हैं उस टाइम, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है। और अगर जिस तरह पहले भी हमने इस पर बात की थी कि अगर बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं होल, अगर उनको नहीं पसंद है तो आप उनका पाउडर बना के दूध में मिक्स करके उनको दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। हमारे साथ डॉक्टर एरिज अली, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर एरिज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ड्राई फ्रूट्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि इनकी अफादियत क्या है और क्या हमें सिर्फ ये जो एक मिथ हमें जाहिर की जाती है कि इनको सिर्फ सर्दियों में ही इनका इंटेक करना चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरी 12 महीने पूरा साल हम इनको खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है हम लोगों ने। और जैसी सर्दियां आती हैं तो ड्राई फ्रूट्स का भी, मकवी, जितने भी ग़िज़ाएं हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ख़ासतौर पर सर्दियों में ये शिकायत की जाती है कि जनाब हम मोटे होते जा रहे हैं, तोंद निकल आती है, पेट पे चर्बी आना शुरू हो गई है। तो किस तरह इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? वो एक ही चीज़ है,
कि आप एक्सरसाइज करें। अगर आपने ये चीज़ें खानी है लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और आजकल लाहौरियों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का एक ही मसला है, वो है बेतहाशा महंगाई। क्योंकि महंगाई का जिन हर चीज को अपनी लपेट में लेता ही जा रहा है। मोटरसाइकिल जो मुतवस्सित तबके या खास तौर पर नौजवानों और स्टूडेंट्स की एक अहम सवारी या जिसे सस्ती सवारी कहा जाता था, तेज रफ्तार सहूलत फराहम करती थी, लेकिन अब ये सस्ती सवारी भी सस्ती नहीं रही है। यूं कह लिया जाए कि मोटरसाइकिल की कीमत को पर लग गए हैं, तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने कीमतों में एक मर्तबा फिर से 5,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा किया है, जिसकी देखा देखी दीगर कंपनियों की जानिब से भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमत में 15 से 20,000 रुपए और यामाहा कंपनी ने तमाम बाइक्स की कीमतों में 8,000 से 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो कीमतें में इजाफे की वजूहात क्या हैं, नई कीमतों का तायुन कैसे किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान तनवीर शेख हैं, जनाब मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है जावेद भट्टी साहब हैं, सदर हैं मैक्लोड रोड मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन। जावेद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और सलमान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। जावेद साहब, सबसे पहले आप ही के तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा एकदम ये इतने ज़्यादा राइज जो हुए हैं मोटरसाइकिल के, ख़ास तौर पर प्राइस, बाकी चीज़ों को भी प्राइस राइज हुए हैं, मतलब ये एक सस्ती सवारी समझी जाती थी कि गरीब आदमी के पास अगर इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी तक पहुंच सके, गाड़ी खरीद सके, तो एटलीस्ट उनके पास मोटरसाइकिल होती है, या स्टूडेंट्स के कहा जाता है कि ये उनके लिए बड़ी सस्ती सवारी है। इसकी भी प्राइस इतनी हाई हो गई है कि बंदा ये भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा अब। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। एक ये क्योंकि जितनी हमारा या रश हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कम है, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी हो गई हुई है। और ये फिर भी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा सस्ती है और अप्रोच इसकी ज़्यादा इजी है। वो टाइम का भी फैक्टर है कि जब मर्जी आप 1 मिनट में घर से निकलते हैं, कहीं चले जाते हैं। अब रिक्शा वगैरह दूसरे पे या बसेस अवेलेबल भी कम है और महंगी हो गई है। बिल्कुल ऐसी है, हाँ जी। तो पिछले 1, 2, 3 साल से तो इसको पर लग गए हैं हमारे फील्ड में, स्पेयर पार्ट्स को और मोटर बाइक्स को। असल में जो बेसिक वजह है वो ये है कि जिसको कहते हैं किसी मुल्क की भी कोई तरक्की में जो पहला फैक्टर होता है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ देखें कि हमारे इदारे मजबूत होने चाहिए। यहाँ कोई इदारा नहीं है जो प्राइस को कंट्रोल करे, चेक करे। अच्छा। विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर्स। जब कोई इदारा बनता है उसमें पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। देखें, जब तक इस तरह का कोई इदारा नहीं बनेगा कि जो हमारे जो भी कोई रिलेटेड हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी है इनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। आप देखें कि जिस तरह मुल्क में अनरेस्ट है, इसी तरीके से सारी कंपनीज ने ये एक जिसको कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, तो जैसे मर्जी। बेसिकली ये हुआ है, ये हमारे मोहतरम बैठे हैं, हमारी ये भी हमारी मार्केट से ही ताल्लुक़ है, इनके वालिद मेरे कोलीग्स हैं। तो आप देखें कि इनकी प्रोडक्शन जो है एक अगर 100 थी तो अब वो मेरे ख्याल से 25-30 के नज़दीक आ गई हुई है, कम हो गई है। होंडा की भी जो प्रोडक्शन है पहली दफ़ा जो नीचे आई है, वो भी इनकी 70 से 80% मेरे ख्याल से कम आई है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। होंडा की 25-30% कम हो गई है। जो होंडा देखें एक लीडिंग कंपनी है। होंडा का एक दरख्त है बहुत बड़ा जो यूसुफ शराजी साहब ने लगाया था, वो पाइनर है इस फील्ड में।
इधर एक ऐसा एक इदारा बनना चाहिए, इन सारों को ऑन बोर्ड लेके इनकी प्रॉब्लम्स भी देखें कि किस वजह से, देखिए इनकी इनपुट जो है वो महंगी हो जा रही है, उसमें भी उसका भी कंट्रोल होना चाहिए। अब ये हुआ है कि इनकी प्रोडक्शन कम हुई है, इन्होंने अपने जो सर्वाइवल के लिए अपना प्रॉफिट मेंटेन रखने के लिए प्राइसेस बढ़ा दी हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अब कोई जापानीज कुछ नहीं है, तकरीबन लोकल है या चाइनीज़ है, और चाइना में 5 से लेके 15% तक 5 से लेके 15% तक प्राइसेस डाउन हुई हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़ गई। यहाँ पे उल्टी ही चीज, उल्टी ही गंगा बहती है कि जहाँ बाहर अगर हम आलमी मंडी में देखें तो प्राइसेस जहाँ पे कम हो रही होती है, रिलीफ मिल रहा होता है, पाकिस्तान में वहाँ पे उल्टी ही चीज हो रही होती है कि यहाँ पे और ज्यादा राइज हो जाती है। अच्छा सलमान, आपकी तरफ आना चाहूंगी, मैन्युफैक्चरर या एज अ प्रोडक्शन के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या क्या एक तो नुकसान आपको हुआ है कि इतनी ज्यादा प्राइस जो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन, तो किस तरह आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसको मतलब ये एक मजबूरी के तौर पे बढ़ी हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो डॉलर की इंस्टेबिलिटी हुई। अच्छा। और मतलब किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि 10-10, 20-20 रुपए एक दिन में ऊपर नीचे हो रहा हो। बिल्कुल। और इस तरह जो है पीछे जितने भी हमारे वेंडर्स हैं वो भी परेशान थे, उनने फिर अपनी प्राइसेस जो पहले हमें मंथली भी नहीं आती थी वो हमें वीकली आना शुरू हो गई उनकी तरफ से प्राइसेस, इतनी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी आज के बैठे में तो इस वक्त तकरीबन 221, 222 के करीब डॉलर है, और अगर आप पिछले साल में चले जाएं तो यही डॉलर जो है वो 160, 170 के अराउंड होता है, वो गर्दिश कर रहा था। तो सबसे पहले तो वजह प्राइसेस जो है वो पीछे से वेंडर्स की जो है प्राइसेस बढ़ चुकी हैं ड्यू टू डॉलर इंस्टेबिलिटी। ओके। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ये एकदम जो रुझान आता है कि प्राइसेस, अब जैसे जावेद साहब ने भी बात की है कि अगर आलमी मंडी में देखा जाए या बाहर देखा जाए चाइना में, वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो उल्टी चल रही होती हैं, प्राइसेस उतनी ही हाई हो जाती हैं। इसकी क्या वजह लगती है? क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कंट्रोल किया जाए? जी, मैकेनिज्म मतलब ये तो एक डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, तो ये तो उस हिसाब से चलती है। अगर आलमी मंडी में प्राइसेस नीचे गई हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस आलमी मंडी में नीचे गई हैं। जिस तरह मेन जो इसके अंदर है वो स्टील और एल्यूमिनियम है, तो इन दोनों की प्राइसेस आलमी मंडी में नीचे गई हैं, लेकिन ड्यू टू द डॉलर इफेक्ट वो इम्पैक्ट कस्टमर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को वो मिल नहीं पाया। अच्छा। जिसकी वजह से वो प्राइसेस जो है वो नीचे गई नहीं। अगर तो डॉलर उधर ही रहता और कोविड के बाद जिस तरह अब नीचे आना शुरू हुई हैं एल्यूमिनियम और स्टील की प्राइसेस, तो ये प्राइसेस भी नीचे जानी थी, लेकिन क्योंकि डॉलर इतना ऊपर है तो वो सारा जो उसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो कितने % आप कहते हैं कि नुकसान हुआ है आप लोगों की प्रोडक्शन को भी? हमारी प्रोडक्शन को जी काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारे जितने कंपटीटर्स हैं सबको ही नुकसान हुआ है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त नॉन प्रोडक्शन डेज पे चल रही हैं। अच्छा। 15-15, 20-20 दिन प्रोडक्शन नहीं है, 60, 70, 80% तक जो है वो सेल्स गिर चुकी हैं, तो जी काफ़ी ये जो है वरीसम पोजीशन है। अच्छा जावेद साहब, आप क्या कहेंगे, मतलब ये कोई प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है? मतलब एक साइड पे कहीं और, जैसे मैंने बताया कि जो सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतों में 15 से 20 हज़ार इजाफा हुआ है, यामाहा ने जो बाइक्स की कीमतों में किया है वो 8 से 10 हज़ार किया, इस तरह बाकी भी जितने भी ब्रांड्स होंगे उन्होंने डिफरेंट जो है प्राइजेस रखी हुई हैं। तो कोई मैकेनिज्म, कोई एक चीज़ नहीं है कि एक पेज पे सबको इकट्ठा करके एक बात की जाए, मुशावरत के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जाए? देखिए जी, कुछ मेरी बातों का इन्होंने जवाब खुद ही दे दिया है कि डॉलर से फ्लक्चुएट करते हैं, हमें यही बताया जाता है। देखिए, ये जो लास्ट प्राइसेस बढ़ी थी ना आज से 2-3 महीने पहले, तब डॉलर था 239, देन डॉलर आ गया अब इनके बकौल 221, 222 लगा ले, लगभग नीचे आया। प्राइसेस स्टेबल रहनी चाहिए थी या नीचे आनी चाहिए थी? नीचे आनी चाहिए थी। इस पे सिर्फ जो मेजर फैक्टर है, सिर्फ मेजर फैक्टर है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे और वो इदारे हों नॉन पॉलिटिकल, इत्तेफाक से मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज से, जब लेजेंड्स थे वहाँ, लेजेंड्स थे, हमारे सारे जो इकोनॉमिक्स के लेजेंड थे वो सारे यही कहते थे कि मुल्क की तरक्की का राज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये इस तरह का जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नी पई रहेगी, कोई इसको नहीं रोक सकेगा, आपको मैं श्योरली कह सकता हूँ। देखें, पहले बनता था 5 ईयर प्लान, सेकंड वो एक बनते थे, गवर्नमेंटें आती जाती रहती थी, लेकिन उसको कुछ नहीं, वो प्लान वही रहता था। आज मेरी हुकूमत है, कल दूसरी है,
परसों तीसरी है, जब कोई आएगा वो उसी टाइम उसको वॉश करके देखें। चाइना की तरक्की का राज, उसकी तरक्की का राज है कि उस दुनिया में वैसी कहते हैं डिक्टेटरशिप है, लेकिन देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और वो कहाँ जा रहे हैं? अगर वो उसको फ्री फ्लोट कर दें आज अपने करेंसी को, तो सारी दुनिया की करेंसी खा जाए। लेकिन उन्होंने एक तरीके से चल रहे हैं, किसी का मकरूज नहीं है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व वाला मुल्क बन गया हुआ है। और ये जब तक हमारी हुकूमतें ये सारे मिसाक़े जमहूरियत वगैरह करते हैं, ये ठीक है अपने मतलब के लिए ये सारे मिलके करते हैं, ये एक कोई ऐसा इदारा बनाएं जिसमें देखें कि क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं, उनके लिए एक नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल लोगों की एक टीम बने जो हर चीज़ को मॉनिटर करे। देखिए इनकी बिल्कुल बात बजाय है कि इनको एक जो वेंडर है वो सामान महंगा दे रहा है, तो जाहिर है कि इनकी अब इन देखिए ये जो लीडिंग बाइक है ना वो है होंडा। हाँ जी, होंडा है। अब देखें सब ने उसको कॉपी करके CD70 सारी तैयार की हुई, और ये इनका ये बहुत बड़ा इसमें रोल है लोगों की खुशहाली में। चाइनीज़ बाइक्स का कि ये सस्ती मिल जाती थी, 15,000 रुपया लेके जाएं आप, एक इंस्टॉलमेंट्स पे बाइक ले आते थे, तो हाँ। चले उसका गुजारा बंदे का चलना शुरू हो जाता। तो इनका एक जो खास तौर पे चाइनीज़ बाइक थी ना, इनको ये लोकल, इसमें ज़्यादा लोकल चीज़ें हैं। ओके। होंडा तो एक बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है, दी प्रोफेशनल ग्रुप इन पाकिस्तान। अगर यूसुफ शराजी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अगर वो ये होंडा ना शुरू करते तो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश नहीं कर सकती। तो वो एक बड़ा दरख्त था, उधर से ये बीज निकले, ये सारी कंपनी एक अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं मिलनी थी ना हमें। नहीं, ये होंडा के ही सारे ऑफशूट्स हैं छोटे छोटे जो निकल के ये सारे चाइनीज में बने हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं सेकंड जनरेशन हूँ मोटरसाइकिल में। ये होंडा मेरे वालिद और चचा ने पाकिस्तान में मेरी पैदाइश से भी पहले शुरू की थी, शराजी साहब बाद में आए हैं। लेकिन ये सारा क्रेडिट यूसुफ शराजी को जाता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को, उनके ज़िंदगी दी उनके बच्चों को, इनके वालिद, इनके दादा, ये सारे मोटर बाइक से रिलेटेड है। इस तरह के लोगों की एक टीम बनाएं, एक प्रोफेशनल लोग बनाएं, ये मिल बैठ के काम करें और ये प्राइस नीचे आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी सी नीयत ठीक होनी चाहिए। आप जावेद साहब, आप सदर हैं एसोसिएशन के, तो आपके पास तो कोई ना कोई तो चीजें होंगी ना कि इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर चला जाए तो कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, या एटलीस्ट ज्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है इन चीजों को। देखें जी, हमारे डीलर का तो सर्वाइवल मुश्किल हुआ है, जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप यकीन करें, आप उनकी सफ़ेद पोशी है। जो हमारे डीलर हैं चाइनीज़ के, उनका कोई हाल नहीं है। अच्छा, 100 रुपये देखो उनको एक प्राइस दी जाती है, वो बाउंड है उस पर लेने के लिए। उनको कहा जाता है कि तुम्हें इसमें 1000-1500 रुपये कमाना है, लेकिन बाइक बिकती नहीं, वो बराबर पे यहाँ 100-200 रुपये बेच रहे हैं। और उन्होंने सफ़ेद पोशी रखने के लिए हर चीज़ उनकी वो लीजिंग पे है। इवन होंडा का देखें, होंडा का नज़र आता है दूर से कि बहुत, मेरा छोटा भाई भी होंडा से, मैं बाइक्स का नहीं करता, वो पिछले 20-30 साल से होंडा के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी हर चीज़ उसने ना उस पर लीजिंग पे ली हुई है। वो उतना प्रॉफिट रेशो जो है बहुत कम है। अच्छा। वो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल है। कंपनीज ने जो कह देना कि ये इतने की आज सुबह बढ़ गई है, वो बाउंड है उसको देने के लिए, नहीं तो छोड़ दें। लेकिन ये पीछे कोई ना कोई एक अथॉरिटी हो, अदारा हो जो इसको प्राइस को कंट्रोल करे। ये नहीं कि खुद ही ये कीमत बढ़ा देते हैं, वो इदारा इनको बताए कि हाँ आप रैशनल होकर हमारे से डिस्कस करें कि किस वजह से, इनको भी बीच में रखें, प्रोफेशनल लोग, कोई पॉलिटिकल इसमें एक 5 साल के लिए टीम बना दें, ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये काफ़ी प्राइसेस 10 से 15-20% तक नीचे आ जाएंगी। कंट्रोल करें इनको। लेकिन अगर टीम बनी भी है तो वो अगर नजर ही नहीं हमें आ रही काम करते हुए, तो उन टीम बनाने का फिर फायदा भी क्या है? बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं, आपने खुद ही अपना जवाब बता दिया। मतलब अगर आप कहीं और भी चले जाएं, जैसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कहा जाता है कि वो महंगाई के हवाले से खासतौर पर काम करते हैं, कीमतें कंट्रोल करने के हवाले से काम करते हैं, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आ रहे होते, और वो सारी चीजें जो है रोजाना की बुनियाद पर हमने अपने नाजरीन को दिखाते भी हैं। अच्छा सलमान, मुझे बताइए कि जिस तरह जावेद साहब ने भी बात की है कि फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। आप लोगों ने भी अपने तौर पर कोई मैकेनिज्म निकाला है कि इन प्राइसेस को एटलीस्ट चलो कंट्रोल में किया जाए, ताकि एक आम आदमी जो है उसके रेंज में तो आए ये चीज़, एक बाइक खरीदना।
प्राइस कंट्रोल तो देखें मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर पीछे से प्राइसेस आपकी बढ़ेंगे तो जाहिर है उसको आप पास ऑन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बिज़नेस का काम है प्रॉफिट कमाना, और उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो है आपको वो प्राइसेस आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं। तो हमने बहुत अरसे तक जो है अगर आप पिछले चाइनीज़ बाइक के जिस तरह जावेद भाई ने बताया कि जिस तरह रोड पेंस होगी या कोई और होगी, तो उनने बहुत देर तक प्राइसेस जो है वो स्टेबिलिटी थी मार्केट में, बहुत 5-10 सालों तक प्राइस बढ़ती ही नहीं थी इसकी। और अब लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर इतनी वो प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वो एक इंस्टेबिलिटी है, वो एक फ्लक्चुएशन है। इसको आप उस वक्त भी जिस तरह कोई इदारा ऐसा उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो मेरे ख्याल से आज भी उसको कोई इदारा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक तो हुकूमत की तरफ से क्या आपको लगता है कोई पॉलिसीज ही नहीं बनाई गई हैं इसके ऊपर? देखिए, हुकूमत को चाहिए कि वो स्टेबिलिटी भी रेगुलेशंस पे काम करे, स्टेबिलिटी पे काम करे। उसका काम प्राइस बताना नहीं है कि किस चीज़ की क्या प्राइस होनी चाहिए। उसका काम है कि एक पीछे से सस्टेनेबल, अगर पीछे से क्या कहते हैं रॉ मटेरियल जो है वो अगर सस्ता हो रहा है, तो उसका फिर इफेक्ट जो है वो कस्टमर्स को, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू और डीलर्स के थ्रू कस्टमर्स को मिलना चाहिए। exactly. तो वो एक वैल्यू चेन पे जो है ना गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो SROs हैं, उस पे वो जो है ना वो काम करें। अच्छा सलमान, आप ये जैसे आपने बात की कि 2 से 3 साल हो गए ये फ्लक्चुएशन आ रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ड्यू टू कोरोना है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब जाके ज्यादा हुई है, पहले हमने देखा था कि इतनी नहीं है, इस साल ही ज्यादा हुई है, तो ये ड्यू टू कोरोना भी हो सकती है ये चीज़? जी, इसका बहुत बड़ा मेजर फैक्टर शुरू में कोविड ही था, और कोविड के बाद जब दुनिया बंद हुई है, उसके बाद जब वापस शुरू हुई है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, जिसकी वजह से द प्राइसेस वेंट वेरी हाई। जो डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है। तो उसके बाद जब से अब काफ़ी, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, चाइना भी चल पड़ा है, और जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं जहाँ से ये एलुमिनियम और स्टील आ भी रहा है, तो अब वहाँ पर अब ये प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गई हैं। लेकिन उसका अभी इफेक्ट जो है वो एज सच पाकिस्तान की मार्केट में नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह लगती है आपको? अगेन द इंस्टेबिलिटी ऑफ डॉलर की इंस्टेबिलिटी है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है या इन्वेस्टर है, तो ही इज़ नॉट रेडी टू जो है मतलब पुट इन हिज मनी, बिकॉज कल को 10 रुपये बढ़ जाएगा, वो नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। तो एवरीवन इज होल्डिंग ऑन टू दैट इन्वेस्टमेंट्स, एंड ये इस वक्त जो है ना सिनेरियो है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे ना, इस वजह से कि वो इंस्टेबिलिटी पता नहीं कब आएगी, और ये चीज़ें होती जा रही हैं। तो जब ये सब, आप मुझे बताइए, आपको भी ये लगता है कि कोरोना की वजह से ये चीज़ें जो थी ज़्यादा इनको हाइप मिल रही है? देखिए जी, कोरोना दूसरे कारोबारों का तो डाउनफॉल था, लेकिन आपको मैं इसमें कोई मेरे ख्याल से बुग़्ज़ वाली बात नहीं करूँगा। हमारे काम में बहुत तेज़ी आई। अच्छा, आप देखें कि बसों पे लोगों ने सफ़र करना बंद कर दिया बिल्कुल था। एग्जैक्टली। और मैं कह रहा हूँ, मेरा जो ड्राइवर है ना वो काड़े का है, तो वो बाइक पे अब जाता है, वो तब जाना शुरू हुआ तो उसकी रूटीन बन गई है। अच्छा, ये इनको जो इस पे ड्यूटीज़ भी इनको कम करनी चाहिए। ये एक पब्लिक है, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके साथ भी ना नरम हाथ रखा जाए। अच्छा, आप देखें कि इनके जो वेंडर्स हैं ना, मेरे इल्म में है कि इतने तंग हुए हैं, अब उनका सर्वाइवल, छोटा वेंडर तो मर गया है, छोटा वेंडर मर गया है, क्योंकि देखो उन्होंने एक फिक्स किया होता है कि 1 महीने तक 2 महीने तक आपको हम इस रेट पे सामान देंगे, वो बाउंड होते हैं। अब वो बाज़ार से पीछे जो रॉ मटेरियल है उनको महंगा मिल रहा है, उधर कोई कंट्रोल ही कोई नहीं है, ठीक है जी, वो अब कितना घाटा डालेगा। और इनफैक्ट चाइनीज़ का जो प्रोडक्शन कम हुई है, इनका ज़्यादा इनका फैक्टर है कि इनका जो वेंडर है पीछे से कमज़ोर वेंडर था, और वो तकरीबन 50% से नज़दीक, जो मैं कह रहा हूँ कि वो अपने आखिरी सांसों पे है। और होंडा का भी जो वेंडर है, वो होंडा का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनका एक अच्छा नेटवर्क है, उनका भी जो है सर्वाइव कर रहा है, लेकिन वो घाटे पे इनके साथ चल रहा है। लेकिन जो कंपनीज हैं वो उनके पास डिक्टेटरशिप है, वो सुबह बढ़ा देते हैं जी, आज इतनी आपकी प्राइस बढ़ गई है, तो वो तो बढ़ जाती है, वो अपना प्रॉफिट प्रॉपर कर लेते हैं। इनकी तो चाइनीज़ की तो सेल ही बहुत कम हो गई है। चाइनीज़ की तो मेरे ख्याल से 60-70%
इनकी काम, जिनकी 30,000 प्रोडक्शन थी वो 4,000 रुपये बाइक पे आ गई, 30,000 से 4,000 रुपये आ गई है। ये मुझे नहीं मालूम, मेरा अंदाज़ा है, मुझे इन्फॉर्मेशन है जो मैं मार्केट में बैठा हूँ। इन्होंने सर्वाइवल करना है, इन्होंने अपने स्टाफ को भी, और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, इतनी, देखें ये लीडिंग इंडस्ट्री थी हमारी बाइक, और ये इस तरह करके डाउनवर्ड गई है। बिजनेस साइकिल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको करते हैं, ये एकदम पीक पे जाके और एकदम ये नीचे डाउन की तरफ जा रहा है। हमारी मार्केट में आए, कोविड में बहुत मसले बने। अच्छा। हमारे मार्केट में जो ऑटो पार्ट से रिलेटेड हैं, ये 3-4 किस्म के लोग हैं। कुछ मैकेनिक्स हैं, कुछ छोटे दुकानदार हैं जो एक दुकान से लिया दूसरी दुकान से अपने बच्चों की रोजी कमाते रहे। जब कोविड, खासतौर पे स्पेयर पार्ट्स वाले, उन्होंने घर पे रहे, उनके पास पैसे थे, वो जो लोगों को देने थे उनके खर्च हो गए। ये मतलब कोविड के बाद ज़्यादा डाउनफॉल जो है इसका शुरू हुआ है, और अभी तक ये चलता ही आ रहा है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं और जो सेल परचेज की जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो कोई ना कोई इकदाम ज़रूर उठाए। हमारे साथ सलमान तनवीर शेख मौजूद थे और जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जावेद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, अपना मौक़िफ़ आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया कि क्यों ये कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं और इसके पीछे के क्या मुहर्रिकात हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क में राइज निज़ाम तालीम के हवाले से, तो पाकिस्तानी निज़ाम तालीम की जो सूरत हाल है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को दरपेश मसाइल के हल की तरफ किए गए इकदाम में सबसे जो बड़ी मुश्किल थी वो करिकुलम की तरतीब व तश्कील नौ थी। तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब बरसर इक़्तिदार में आए तो उनकी जानिब से सिंगल नेशनल करिकुलम की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया, और सबके लिए एक ही निज़ाम तालीम का मतलब था एक निसाब एक ज़ुबान, यानी कि बतौर ज़रिया तालीम हमने ये पहुँचाना था सबके लिए, ताकि तमाम बच्चों को आला तालीम के लिए मुनासिब और जो बराबर है वो मौक़े मिल सके। और पहले मरहले में हमने देखा कि ये पॉलिसी प्राइमरी से लेकर अपनाई गई, जिसके बाद मरहला वारी दायरा का मजीद वसी किया जाना था। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने और नई इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद अब इस पॉलिसी को रोल बैक करने की कोशिश की गई और हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम पर काम ही रोक दिया था। लेकिन अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आइंदा तालीमी साल के लिए यकसा निसाब तालीम का नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं जमात तक यकसा निसाब का निफाज आइंदा तालीमी साल से होगा। तो यकसा निसाब का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और इवन के मदारिस पर भी होगा। तो यकसा निसाब तालीम की पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है और क्या इससे निज़ाम में तालीम बेहतर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियां रज़ा रहमान साहब हैं, माहिर तालीम हैं, और उनसे जानते हैं जनाब कि ये जो पॉलिसी अपनाई गई है इस पे पहले कितना काम हुआ है, जो फर्स्ट स्टेज थी और जो सेकंड स्टेज के हवाले से बात की जा रही है उस पे भी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई देती है कि नहीं देती है। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। रज़ा साहब, हमने करोड़ दफ़ा मेरे ख्याल से इसके ऊपर हमने बात की है, सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से भी बहुत सारे इसके ऊपर इबहाम भी थे कि पता नहीं ये कैसा होगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगी ये पॉलिसी। तो मुझे बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है कि जो फर्स्ट इसकी स्टेज थी, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाई है जिस तरह की हम चाह रहे थे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पर आते हैं? देखिए, देखना तो यही चाहिए कि क्या मकसद, जिस मकसद के लिए इसको बनाया था वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम चाहते थे हमारे बच्चे रट्टा सिस्टम से निकलें और कॉन्सेप्शनल सिस्टम में आए। क्या बच्चे रट्टा से निकले? क्या जो हमारा मैट्रिक का रिजल्ट अभी गुजरा जिसमें 9 लाख बच्चे फेल हो गए, क्या हम उसको ये तसव्वुर कर लें कि वो इसी का एक तरह से आफ्टर शॉक है, या हम उसको जो कोविड के अंदर जो पॉलिसीज जो भी अपनाई गई जी और उसका आफ्टर शॉक तस्वर कर लें? देखिए, हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं और 21वीं सदी के मुताबिक अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जो आपने अभी थोड़ा सा इंट्रो दिया उसके अंदर आपने बताया कि बच्चों को किताबें नहीं दी गई, चीज़ें नहीं, करिकुलम नया प्रोवाइड किया गया,
इन्हीं किताबों के अंदर सारा पुराना करिकुलम ही मौजूद है। अच्छा। हमें तो असूली तौर पे दुनिया के मुताबिक चलने के लिए हमें तो बच्चों को नई चीजें सिखानी चाहिए। exactly, हाँ। देखें, अगर पहले एक किताब में मैथ्स है या उर्दू है या इंग्लिश है, उसमें 10 चैप्टर थे या 12 थे, वो आज 12 ही हैं। 12 ही हैं। आपने पहले रट्टा लगाना था और रट्टा लगा के आपने उस सब्जेक्ट को कवर करना था। तो आज प्लान ये किया गया था कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे, तो आपको करिकुलम छोटा करना चाहिए। exactly, हाँ। सबसे जो इसके बहुत सारे नुकसानात हुए, उसमें एक नुकसान ये भी हुआ कि जो किताब पहले 150 रुपए की थी PCTB की, वो आज 500 रुपए की हो गई, ये 400 रुपए की हो गई। तो वालिदैन के ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया। हाँ। फिर किताबें वही, उसके अंदर मटेरियल वही, लेकिन सिर्फ PCTB से अप्रूव करवा लें तो वो सिंगल नेशनल करिकुलम है। और आप फिर पढ़ाएं दोबारा वैसे ही पुराने रवायती तरीके से, तो वो सिंगल नेशनल करिकुलम है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे ये लोगों को बावर करवाना चाहता हूँ कि देखें, जब तक जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले ऊपर बैठे हुए हैं उनको नहीं चेंज करेंगे या वो अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, हमारे बच्चे 21वीं सदी के मुताबिक कैसे पढ़ेंगे। आज के दौर में तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चों को पढ़ानी है, हाँ। केस स्टडीज पढ़ानी है। आज तो बच्चों को हमने जो डिफरेंट तरह के नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो सिखाने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखानी है, ऑनलाइन लर्निंग सिखानी है, ऑनलाइन अर्निंग सिखानी है। तो ये जो आपने 10 क्लासों का बना दिया करिकुलम, इसमें क्या जदीद दौर के मुताबिक डाला, क्या डाला आपने? और आप 5 करोड़ बच्चों के वाली वारिस बने हुए हैं और आप बच्चों को और उनके वालिदैन को स्पॉइल कर रहे हैं। जो किताब 125 की थी वो 500 नहीं है ना रजा साहब, देखिए इसके अंदर फ्यूचर ही सिक्योर नहीं है बच्चों का। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें कि सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। मैं इसको बहुत फेवर करता रहा, आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए, आपने बहुत प्रोग्राम्स में इसको सपोर्ट किया। लेकिन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अफसोसनाक है और इस पे ना शदीद किस्म का एहतजाज करना चाहिए। और जो भी वहाँ पे मुकर्रीन हैं या जो भी इसके अफसरान हैं, उनको ना अपने आप को इसमें दुरुस्तगी करनी चाहिए। देखिए, उनके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जी हम भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा। आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं। हाँ। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, स्टेज पे पहुंच गए हैं, क्या आप 21वीं सदी के तकाजों को पूरा करते हैं? आपको पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम अपने बच्चों को किन प्रॉब्लम्स में भेजने वाले हैं? देखें, चलें फर्ज करें करिकुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ठीक पढ़ा दिया बच्चों को, क्या हमारे माशरती जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे बच्चे उसका सामना कर सकेंगे? आज माशरे में फ्रॉड भरा पड़ा है, आज माशरे में झूठ भरा पड़ा है, आज माशरे में हसद भरा पड़ा है। क्या हमने अपने बच्चों को ये ट्रेन किया है कि इसका मुकाबला कैसे करना है? हम तो सिर्फ आज तक उन्हें ये बता रहे हैं कि फ्रॉड नहीं करना आपने, हसद नहीं करना आपने। दीन इस्लाम भी हमें यही बताता है। लेकिन हम आज उस स्टेज पे पहुंच गए जहां हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हमने फ्रॉडलेंट लोगों से बचना कैसे है, हमने हासिदों से कैसे बचना है, हमने झूठ बोलने वालों से कैसे बचना है। आज तो आपको एंटी जीनियस होना चाहिए, आपको एंटी जीनियस होंगे डिजिटल तो आप प्रॉब्लम्स होना शुरू। अब मैं तो कहूंगी डिजिटल प्रॉब्लम्स है जिनको फिर आप ये सोचें कि आज से 20 साल 30 साल पहले लर्निंग स्पैन था 16 साल का, 18 साल का। क्या हमारा बच्चा, ये वाला जो बच्चा इतना शार्प है, ये भी 18 साल के बाद कमाने के काबिल होगा? बिल्कुल गलत। इस बच्चे को 10 से 12 साल एजुकेशन के बाद बड़ी अच्छी इनकम पे चले जाना चाहिए। उसके लिए करिकुलम इन लोगों ने बनाना है, गवर्नमेंट के लोगों ने बनाना है। हम तो यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, इनको जाके दफ्तरों में हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए बेहतर सॉल्यूशंस निकालें। हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं है, हम तो अथॉरिटी नहीं है, हम तो एक एडवाइस दे सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं कि आप बच्चों को इस दौर के ऐन मुताबिक तैयार कीजिए। आजकल आप अगर माशरा देख लेना जी, आज जो भी सियासी हालात हैं उसको भी देख लें, उसमें भी जवान बच्चे ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो क्या बेरा रवि का मुजाहरा किया जा रहा है हर तरफ से, हर वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी चल रहा है, या जो हर एक का जो अपना कॉन्सेप्ट है वही ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 करोड़ कॉन्सेप्ट सारे के सारे ठीक है? नहीं, आपको रिफाइन करना पड़ेगा, आपके अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक नया करिकुलम चाहिए, एक केस स्टडीज से गुजारना पड़ेगा, नया करिकुलम चाहिए। देखिए मुनीबा, मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को ना हम बहुत तेजी से सीखते हैं विजुअल लर्निंग से। जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो जल्दी हमारी बात को पिक करेंगे, बजाय हम किसी को लिख के देंगे। हाँ जी। हमें अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इस चीज पे ले जाना चाहिए कि वीडियोस में और मूवीज में उन्हें बहुत सारी चीजें सिखानी चाहिए। और कम से कम माशरे के वो रुख जो गलत रुख है, जिससे बच्चे जो हमारे माशरे को खराब कर रहे हैं, फ्रॉड है, झूठ है, हसद है, हमें कम से कम अपने बच्चों को यही उस पर दिखा देना चाहिए कि इसको कैसे ट्रिकल डाउन करना है। हमारे ड्रामे अगर आप देखें आजकल के जो हैं, उसमें तो ये चीजें ऐसे भरी पड़ी हैं कि जैसे ये कोई नेकी का काम है, ये आपने करना ही करना है, आपने हर वक्त टाइम जाया करना है, हसद करना है, आपने हर चीज को चाले चलनी है, फ्रॉड करना है, बस यही करना। हम अपने बच्चों को जो सिस्टम दे रहे हैं, मेरा ख्याल है जो इससे पौध बन के आगे आएगी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात
ऐसी डेवलप हो जाएंगी जो जिसको सॉल्यूशंस उनके पास होंगे ही नहीं। तो हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी लेकिन जैसे रजा साहब अभी बात की है कि निजी और जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर भी ये सारा होगा, इवन के मदारस में भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है, तो ये तीनों सेक्टर एक जैसा कर सकते हैं चीज़ों को? लेकिन तीनों स्ट्रीमलाइंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मदारिस का जो लेवल है तीनों जगह डिफरेंट है, चाहे टीचर्स का, चाहे बच्चों का, चाहे वालिदैन का। ठीक है जी, हम ये नहीं कहते कि 100% फर्क है, लेकिन अच्छे लोग भी होंगे। मदारिस में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, और इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल में बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं, PhDs हैं, इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स में भी हैं। तो जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो देखिए बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, हमारा 80% एरिया वो है जहाँ पे इंग्लिश बोलने में, समझने में बड़ी मुश्किल होती है। हाँ, और वहाँ उर्दू यूज टू है। और जो हमारा नया करिकुलम 6, 7, 8 का जो आया है, इसमें तो माशरत उलूम जो है उसको भी इंग्लिश में कर दिया गया है। और वो तो एक बहुत बड़ा मुश्किल और बड़ा पहाड़ है बच्चों के लिए कि पहले 5 साल आपने उर्दू में पढ़ा है और अगले 3 साल अब आपने उसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो किस कदर आपको वो एक डिफिकल्टी आएगी। आपने तो उसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज थी वो आपने सारी उर्दू में ही समझी हैं और याद की हैं और उसको मेमोराइजेशन ही करना पड़ता है। तो अब आप उसको दोबारा इंग्लिश में कैसे करेंगे? किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। मतलब ये तीनों चीजों को इकट्ठा करके बड़ा मुश्किल होगा कि लेके चलना पड़ेगा। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अख्तर अब्बास साहब हैं, लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे जानते जनाब, अगर ये निज़ाम तालीम राइज कर दिया जाता है तो माशरे में क्या दुरुस्तगी आएगी या फिर और बिगाड़ पैदा हो सकता है? यहाँ पर हमारा जो निज़ाम तालीम है वो नीचे भी गिर सकता है। आपको क्या लगता है? अख्तर साहब, पहले तो वेलकम टू जागो लाहौर। अख्तर साहब, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि एक निसाब तालीम होगा और एक निसाब होगा, एक ही तरह के जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, एक ही तरह की किताबें पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, इससे मयार तालीम बूस्ट करेगा या इससे मयार तालीम गिरेगा? मयार तालीम की तो बात बाद में लेते हैं। इनफैक्ट इससे जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं जो पहले से शोर मचा रहे हैं। हाँ। लाइक ये बनाया क्यों जा रहा है? दुनिया में जब भी सिलेबस बनाते हैं या निसाब बनाते हैं तो उसका कोई पर्पस होता है ना? बिल्कुल। लाइक जापानियों ने बनाया तो अभी दुनिया में उनको बेहतरीन, दुनिया की सबसे ईमानदार कौम डिक्लेयर किया गया। डेनमार्क में सिलेबस है तो वो उस कौम की कोई फॉर्मेशन बनती है ना, कोई उसका नेचर बनता है। जी। हमारे यहाँ जितने भी सिलेबस बनते हैं, इतने सालों से बन ही रहे हैं, उसके नतीजे में हम कचरा पैदा करते हैं। कुछ 7 लाख असातिज़ा हैं जो ना तो पढ़ाने पे आमादा होते हैं, हाँ जी, ना किसी कौम को डेवलप करने पे आमादा होते हैं। यानी हमारे 70 सालों से सिलेबस भी बन रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, कॉलेज भी चल रहे हैं। हाँ, नतीजतन हमारे पास है क्या? दुनिया में हम आखिरी नंबरों पे कहीं आते हैं। अगर इस सिलेबस को भी बदलने के बाद आपने मक्खी पे मक्खी मारनी है, कोई इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कुछ ऐसी चीज़ें, यानी हमेशा टारगेट ये होता है। अब आईटी वालों को क्या पढ़ाते हैं? आईटी पढ़ाते हैं ताकि आईटी को, हॉस्पिटलिटी वालों को हॉस्पिटलिटी पढ़ाते हैं। यानी हम इस नेशन को बनाना क्या चाह रहे हैं? ना मुल्क से वफादार, ना दीन से वफादार, इवन ना ख़ानदानों से वफादार। तो हम एक ऐसी मखलूक बनाते हैं कि जिसको यहाँ से पाकिस्तान, मुताले पाकिस्तान कुछ चैप्टर दे दिए, इस्लामियत के कुछ दे दिए, कुछ सिलेबस के दे दिए, और उसके बाद वो जो मलगूबा बनता है। लाइक अभी आज खबर थी कि 80,000 बच्चा इस साल मेडिकल कॉलेज में जाने का उम्मीदवार है। अच्छा, इन 80,000 ने 12 साल पढ़ा है, और 12 साल के बाद आप उनसे पूछ लें, ना वो पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते हैं, ना वो इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं, ना वो नेशन से यानी जब उनका मौका मिलेगा वो बाहर चले जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, वो सर्व करने के लिए बाहर चले जाएंगे। हम बनाते क्या हैं? हाँ। हमारे यहाँ एक बड़ा फैशन है, वो एक लॉर्ड मिकाले साहब थे, उनको बुरा भला कहने का। अच्छा। यानी मेरा जी चाहता है उसका मुजस्मा बना के लगाया जाए। अच्छा। उसको गए हुए कई 100 साल हो गए। हाँ। पर जो उसने सिलेबस बनाया उसके नतीजे में लोगों की वफादारी उनके साथ होती है, यहाँ बैठ के भी होती हैं। सिलेबस हमेशा वो होता है जो बहुत टारगेटेड होता है, लोगों की शख्सियत बनाता है, लोगों का फेथ बनाता है, लोगों का ईमान बनाता है, लोगों की जो सोशलाइजेशन है, नेटवर्किंग है, उसको बेहतर करता है। जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उसको खूबसूरत बनाता है। यानी पहली से लेकर तीसरी तक जापानी कौम का मैं आज तक पढ़ता आया हूँ। अच्छा। क्या करते हैं? 3 क्लासों में सिलेबस ही कोई नहीं है। अच्छा, करते क्या हैं कि उनकी टीचर हर बच्चा हर रोज 15 मिनट अपने टीचर के साथ मिलके क्लास के दरवाजे, क्लास की खिड़कियां, क्लास का फर्श और अपने बेंच साफ करता है। दुनिया की अगर सबसे
नीट कॉम कोई पाई जाती है इस वक्त तो वो जापानी है। अपने घरों में भी जूते लेके नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे ही बाहर अच्छा, दोपहर को उनके बच्चों को खाना भी मिलता है, उन्हें आराम का मौका भी मिलता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सिलेबस से ज्यादा उन्होंने उनके असातिज़ा पे वक्त सर्फ किया, उनको ट्रेन किया। दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां प्राइमरी में PhD असातिज़ा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर आपको याद हो, कुछ बरस पहले माल रोड पे 5000 असातिज़ा ने जुलूस निकाला। अच्छा, मैं उस वक्त वही नवाबक में था। अच्छा। तो परने और चादरें और अजीबो गरीब मखलूक, हमने पूछा कि क्या मसला है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट का दिमाग खराब है, हम अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। छुट्टियां थी तो कई अरब आए थे जर्मनी से कि असातिज़ा को अंग्रेजी का एक्सेंट ठीक किया जाए। अच्छा। ताकि जो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सके। जिन्होंने पढ़ानी है, फंड्स मौजूद हैं, दे वर नॉट विलिंग टू लर्न। तो पुलिस का फिर लाठीचार्ज भी हुआ, मजाक भी बना, तमाशा भी बना। अब सोचिए कि इस वक्त भी जो हमारे असातिज़ा हैं गवर्नमेंट के, सबसे महंगे असातिज़ा हैं, यानी मिनिमम तनख्वाहें भी 50-60 हज़ार हैं, लाखों पे जा रही हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड हो तो एक किताब भी पढ़ा सकते हैं, 10 भी पढ़ा सकते हैं। यही तो मसला है कि उनके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था। अभी भी आप देख लें कि असातिज़ा का आए रोज जो है सड़कों पर एहतजाज नजर आ रहा होता है, उनके मुतालिबात पूरे नहीं हो रहे होते। अच्छा, इसके दूसरा एंगल भी है। अगर आप वन बुक करते हैं जो इन्होंने किया, पिछला पे पूरा साल जाएगा, ना वो बुक बनी ना वो पहुंची, लेकिन उसका दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि उर्दू बाजार पूरा बेरोजगार हो गया। बड़े बड़े अदारे जिनके यहाँ सैकड़ों लोग काम करते थे, जो किताबें लिखते थे, बनाते थे, छापते थे, कंपोज करते थे, उनका नुकसान हुआ एकदम से। पूरा बाजार यानी पूरी मार्केट जिसमें ज़रा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप होता है, तो आपको मुतबादल किए बिना एक बंदे के या 2 बंदों की ख्वाहिश पे, और उन्होंने भी कोई वेल थॉट आइडिया नहीं था ये, इस पे सोचा हो कि हमने, लाइक अगर आपको याद हो मीनार पाकिस्तान जब बना था तो मुख्तार मसूद साहब कुछ 30 मुल्कों में गए थे देखने गए थे कि कैसा बना है और ये किससे मुताबिकत रखता था। ये यूनिक था। तो अल्लाह के बंदो, अगर सिलेबस बदलना है, वन बुक पे लेके आना है, तो एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करो जाके कि बाकी जो दुनिया है, बाकी मुमालिक है, वो किस तरह इस चीज को लेकर चल रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से हो पाती है। हम यहाँ पे कानून बना देते हैं, चीजें बना देते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में हमारे यहाँ पर लैक नजर आता है। रज़ा साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी कि यही है कि इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी ज़्यादा कमी है, जो हम लोग बारहा इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि वो कोई भी चीज़ हो, वो निज़ाम तालीम हमारे सामने है, बाकी इदारों के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से बात करें तो यही सारा स्यापा चल रहा होता है। तो आपके पास कोई ऐसी सजेशंस या आप लोगों से मुशावरत की जाती है इस तरह की, अगर पॉलिसीज़ या बड़े पैमाने पर कोई चीज़ की जा रही हो तो? देखिए, इसमें ये बात खुद हमें जज करनी चाहिए कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं और एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। अब कौन डिलीवर कर रहा है, वो किसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये सब लोग पेरेंट्स इस बात का फैसला कर सकते हैं। कितने टीचर्स हैं गवर्नमेंट के जिनके बच्चे उन्हीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। कितने अफसरान हैं, सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये बड़ा क्लियर फैसला हमें मिल रहा है कि प्राइवेट स्कूल डिलीवर कर रहा है और गवर्नमेंट स्कूल डिलीवर नहीं कर रहा। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी आम पाकिस्तानी है, जी बिल्कुल, आम एजुकेशन है, वही है जो गवर्नमेंट स्कूल में है। तो इसकी रीजंस क्या हैं फिर? क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल डिलीवर कर पा रहा और क्यों प्राइवेट स्कूल कर रहा है? बिल्कुल, इस चीज को वालिदैन को खुद हमें देखना चाहिए, लोगों को खुद एग्जामिन करना चाहिए और उसकी रीजंस निकालने के बाद ये फैसला कर लेना चाहिए कि देखिए, हम ये मुल्क हमारा है ना जी, प्राइवेट स्कूल का भी है, गवर्नमेंट का भी है, बच्चों का भी है, और इन बच्चों को हमने आगे लेके आना। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको भी अपना बच्चा ही सबर करता हूँ। यहाँ आके तमाम अफसरान से सख्ती में भी उनसे गुजारिश कर देता हूँ, या जो भी मामला है, मुझे नुकसान भी पहुंचाते हैं बहुत दफा, लेकिन मैं उसके बावजूद बच्चों की खातिर बात करता हूँ कि बच्चों की खातिर हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे जैसा भी माफिया क्यों नहीं है। लोग हमें, बहुत सारे लोग कहते हैं जी प्राइवेट स्कूल माफिया है। जनाब, पीछे एक बहुत बड़े माफियाज पड़े हुए हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल को इतना एम्पावर किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में ना जाएं बच्चे और प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। वो माफियाज कहाँ पे हैं? वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। वही टीचर प्राइवेट स्कूल जब में जाता है या चलाता है या पढ़ाता है तो बेहतरीन परफॉर्म करता है, लेकिन वही टीचर जब जाता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो उसकी परफॉर्मेंस 0 है। 9 लाख बच्चा अगर फेल हो गया तो 66% बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का फेल हुआ है। तो ये सारा बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे जिस रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ चल रहे हैं या जो हमारे अफसरान हैं उनके अंदर बहुत लैक है, उनको अपने आप को बहुत तेजी से चेंज करना पड़ेगा। सेट ही नहीं है कि वो खुद को चेंज नहीं कर पा रहे, तो बाकी कौम के जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हो पाएगा। अच्छा अख्तर साहब, जैसे बात की हमने कि हमें चाहिए था कि हम अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर था या गवर्नमेंट हमारे जो स्कूल्स थे
उनको प्राइवेट स्कूल जैसा हम लोग करते, उन जैसी तालीम देते, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग्स वगैरह टीचर्स को देते। हम तो प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल के लेवल पर लेकर आना चाह रहे हैं। ये क्या माजरा क्या है, आपको क्या लगता है? असल में कहीं कमिटमेंट हो ना और क्लैरिटी हो। यानी सफर जब भी हम शुरू करते हैं तो पता होता है कहाँ जाना है, बंदा कमिटेड होता है और कितने अरसे में जाना है, ये भी बिल्कुल क्लैरिटी होती है। दुनिया में ये मुश्किल काम नहीं है। बहुत से मुल्क हमारे बाद उन्होंने सफर का आगाज किया, हमसे बुरे हालों में थे, नशे करने वाले लोग थे, लेकिन हमारे सर से आगे निकल गए। अब भी वक्त ये है कि जब भी दुनिया में गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ा हो या प्राइवेट स्कूल का, रिस्पेक्ट किसकी होगी? जिसको बोलना आता होगा। रिस्पेक्ट किसकी होगी? जरूरत किसकी होगी? जो क्रिएटिव होगा, अच्छा काम जो चीजों को अच्छा, जो टीम मेंबर नहीं बन सकता, जो गूंगा हो, जिसको सेंस ना हो, जो चीजों को क्रिएट ना कर सकता, मक्खी पे मक्खी मारे, वो गवर्नमेंट स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का, उसकी दुनिया में कोई वक़्त नहीं है। उसको लोग चपरासी रखने पे भी तैयार नहीं होते। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम, दोनों स्कूल फीस दोनों अपनी मर्जी की लेते हैं, तनख्वाहें दोनों में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपका तो ना वालिदैन खुश होते, ना मुल्क खुश होता है। यानी जिस बड़े अदारे में जाते वो कहते हैं तुम जहां से पढ़ के आए हो, तुम क्या चने दे के पढ़ के आए हो, तुमने कुछ भी नहीं सीखा। रट्टू तोतों ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन पूरा सिस्टम उसको वैल्यूज नहीं सिखाता, उसकी पर्सनैलिटी में कमिटमेंट नहीं डालता, उसको आने वाले दिनों में वो अपना घर नहीं संभाल सकता, वो अपना ऑफिस नहीं संभाल सकता। फिर बेचारे इंटर्नशिपें करेंगे, कोर्सेज करेंगे, मेंटोर पकड़ेंगे, तब जाके कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं। गवर्नमेंट में जो भी करना होता है, जब आपको पता हो कि हमने ये करना है, तो आप वो लगा के रातों रात लोगों के उठाते हैं, कंटेनर और सड़कें बंद कर देते हैं, वहाँ से चूहा भी गुजर नहीं सकता। तो आप सोचें, अगर आपने पाबंदी करानी हो तो आप वो भी करा लेते हैं, आपको पता होता है हमने आगे रोकना है। अच्छा, यहाँ का मामला ये है कि एजुकेशन लोगों का मसला है, बच्चे लोगों के खराब होते हैं, वक्त उनका ज़ाया होता है, पैसे उनके ज़ाया होते हैं। तो जो पॉलिसी साज है उनका तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता। उनमें से बेशतर के बच्चे यहाँ हैं ही नहीं है, बिल्कुल उनका कंसर्न भी यहाँ नहीं है। ये जितने पिछले 70 सालों में पॉलिसी हमारी बनी है, आपको क्या लगता है कोई इंग्लैंड से लोग आए थे पॉलिसी बनाने के लिए या किसी और मुल्क से आए थे? हमारे अपने असातिज़ा थे अपने स्कूलों के। जब आपका अपना विजन क्लियर नहीं होता, आप बड़ा नहीं सोचते, आप सिर्फ नौकरी पूरी कर रहे होते हैं, तो सिलेबस भी बन जाता है, किताबें छप भी जाती हैं और पूरा सर्कल भी पूरा हो जाता है। लेकिन उसमें से वो प्रोडक्ट देखें, साइकिल या गाड़ी किस लिए है? सफ़र करने के लिए। आप खड़े होकर उसको घुमाते जाएं टायर पे, ये तो घूमते जाएंगे ना, सफ़र नहीं तय होगा। हम प्रोसेस पूरा करते हैं, सही, बच्चे का साल पूरा होता है, वो रोज़ किताबें 30-30 किलो लेके जाता है, पर एंड पे निकलता क्या है? दैट्स अ प्रॉब्लम। उसको 8 असातिज़ा ने पढ़ाया, सरकारी में भी गैर सरकारी में भी, दोनों जगह एक सी बदतमीजी है, दोनों जगह एक सा लेजीनेस है, दोनों जगह एक सा डिजास्टर है। हाँ, नंबरों की दौड़ में कुछ अदारे आगे जा रहे हैं और वो बच्चों को नंबर ज्यादा लेने के काबिल बना देते हैं, पर नंबर लेने के बाद जिस अदारे में वो जाते हैं वो भी उनसे तंग होता है कि ना पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इवन बेहतरीन अदारों में भी अगर आप कहें ना आके को बात करें, उनसे बात नहीं हो पाती। अगर आप कहें कि इस जगह ये लोगों को क्रिएट करें, कुछ चीजें बनाएं, इस मुल्क की पहचान बने, तो नहीं बन पाते ना। सो असल मसला जिस पे गौर करना चाहिए प्रोसेस का नहीं है, प्रोसेस के पीछे सोच का है। अच्छा, उस सोच को जब तक आप अपने मुल्क की इंटीग्रेशन से, मुल्क के मुस्तकबिल से, मुल्क की तरक्की से वाबस्ता नहीं करेंगे, और इवन इन बच्चों की इज्जत से, इनके खानदानों की इज्जत से नहीं जोड़ते, तो ये सारे छोटे छोटे बौने रहेंगे। एग्जैक्टली, ये तरक्की नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ये जो बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, इनके लिए हमें सोचना चाहिए, और जितना सोच सकते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए करना भी चाहिए। हमारे साथ मियां रज़ा रहमान साहब मौजूद है, माहिर तालीम है, और अख्तर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, लाइफ कोच हैं। अख्तर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, रज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक ऐसी पॉलिसी है और इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक गाना सुनते जाइए, अल्लाह हाफिज़।